आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन x प्लस 3 की होल पावर 8। मतलब ये कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, x प्लस 3 की होल पावर 8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी एक वैल्यू x की पावर 5 आएगी और उस x की पावर 5 का हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं ताकि ये क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए और किसी भी तरीके से आए तो आप लोग सॉल्व कर सको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि कोफिशिएंट होता क्या है। अब जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं 2x² y और मैं आपसे पूछता हूं x² का कोफिशिएंट बताओ इस नंबर में, तो आप क्या बताओगे? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है, अब x² के साथ एक नंबर है 2 और y। ध्यान रहे x² के आगे नंबर हो या पीछे नंबर हो, दोनों नंबर को कोफिशिएंट माना जाता है। तो इसलिए हमारा x² के जो कोफिशिएंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2y। इसी तरीके से अगर मैं एक और नंबर लिखूं 49 x की पावर 5 zy, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट बताओ तो आप क्या लिखोगे? हाँ, 49 zy। तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 49 zy, इस तरीके से। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया कोफिशिएंट क्या है। अब दूसरी चीज, कभी भी ऐसे जब नंबर्स या ऐसी जब इक्वेशंस आती है और उनका कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो वैसे तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं, बट क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम की कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है तो उस लेंथी को कम करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया और जिसे बोला जाता है जनरल टर्म। ठीक है, और जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है tr+1 इक्वल्स टू ncr x की पावर n-r और y की पावर r। और ध्यान रहे ये तीनों हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। और इस चीज को यानी इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को क्या बोला जाता है? जनरल टर्म। ठीक है, वैसे तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, उस लेंथी को शॉर्ट करने के लिए हमने नहीं, मैथमेटिशियंस ने ये जनरल टर्म बनाई जिससे इस कोफिशिएंट को फाइंड किया जा सके। ठीक है, तो अब हम अपने जनरल टर्म का यूज करेंगे और x की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे जनरल टर्म, है ना। सबसे पहले आंसर में, क्योंकि फॉर्मूला लिखना इसलिए जरूरी होता है, कई बार क्या होता है ना जब हम एग्जाम में लिख के आते हैं तो वो जो चेकर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चे ने फॉर्मूला तो लगाया है बट ये फॉर्मूला है कौन सा, तो उसको हाईलाइट करना जरूरी होता है। इस वजह से हम ये फॉर्मूला पहले लिखेंगे। ठीक है, हम लिख देते हैं tr+1 इक्वल्स टू ncr x की पावर n-r और yr। ठीक है, अब ये जो x है और ये जो y है, ये आगे वाले नंबर जो है इसको x डिनोट करते हैं और पीछे वाले नंबर को y डिनोट करते हैं। तो जहां पे हमारा x होगा वहां पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे y होगा वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये चीज ध्यान रखना। और ये जो n है और ये जो पावर होती है
इसको हम n लिखते हैं, यानी स्मॉल n से। ठीक है, तो अब हम पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे t r प्लस 1 इक्वल्स टू n कितना है हमारा 8 c r और x तो x ही है 8 माइनस r और y है हमारा 3 की पावर r। ठीक है, यानी कि हमने इसको जनरल टर्म में पुट कर दिया। बट हमें तो कोफिशिएंट x की पावर 5 की कोफिशिएंट निकालनी है, तो x की पावर 5 बनाने के लिए हमें अपनी r की वैल्यू रखनी पड़ेगी। और r की वैल्यू हम क्या रखें कि x की पावर 5 बन जाए। ठीक है, क्या रख सकते हैं सोचो। अगर मैं r की वैल्यू 0 रखता हूं तो 8 माइनस 0 तो कभी 5 हो ही नहीं सकता। अगर मैं r की वैल्यू 1 रखता हूं तो भी ये कभी भी मेरा 5 हो ही नहीं सकता, है ना। तो मैं r की वैल्यू अगर 3 रखूं तो शायद ये पॉसिबल है ना। तो हम r की वैल्यू क्या रख देंगे, हम 3 रख देंगे। तो हम लिखेंगे लेट r इक्वल्स टू 3। तो हम लिखेंगे t 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 8c3 x की पावर 8 माइनस 3 और 3 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8c3 x की पावर 5 और 3 की पावर 3। ये x की पावर 5 है। अब इसका कोफिशिएंट क्या बन गया, एक ये और एक ये। तो अब हम लिखेंगे हमारा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज 8c3 और 3 की पावर 3। अब इस वाले को हम एक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और वो फॉर्मूला होता है NCR। ध्यान है ना, हमने बाइनोमियल थ्योरम में फॉर्मूला पढ़ा था, और जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ओके, तो अब हम इसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 8 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करेंगे 7 6 5 फैक्टोरियल तक, और ये 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 2 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 2 3 6। तो ये बचा 8 7 3 3 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 1512। ठीक है, तो आप खुद भी कैलकुलेट करना और मुझे बताना कितना बना। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी की तरह हम इस क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट यानी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हमें a की पावर 5 और b की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है। और मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या समझाया था, कोफिशिएंट और जनरल टर्म। तो हम इस क्वेश्चन में भी जनरल टर्म अप्लाई करेंगे और अपना कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेम वही जनरल टर्म। देखो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है क्यों लिखना जरूरी है, ताकि टीचर को पता लग सके कि आपने जो फॉर्मूला यूज करा है वो फॉर्मूला है क्या। ठीक है, क्योंकि जब टीचर को नहीं पता लगता तो टीचर क्या करता है, कट कर देता है। तो ये चीज थोड़ी सी बहुत स्मॉल है, बट ये एक बिग रोल प्ले करती है हमेशा आंसर राइटिंग में। तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म होता है tr प्लस 1 इक्वल्स टू ncr और x n माइनस r और y r। ये जो आगे वाला नंबर है इसको x कंसीडर करेंगे
पीछे वाले को y, बट ध्यान रहे ये पूरा y होगा -2b, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड कर ली जाती है। ओके, तो अब हम इसमें यूज कर लेंगे। तो हम n हमारा कितना हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा 12, तो हम लिखेंगे 12 CR और x है a, तो 12 माइनस r और ये है b r। अब देखो यहाँ पे a भी है और यहाँ पे b भी है। अब सेम ऐसे ही जैसे फर्स्ट में हमने r की वैल्यू कुछ रखी थी ना, 3 या 4 समथिंग कुछ रखी थी, और फिर हमारी x की पावर 5 आ गई थी, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे ताकि a की वैल्यू 5 आ सके और b की वैल्यू 7 आ सके। तो अगर मैं r की वैल्यू कहीं भी मैं मानता हूँ लेट r इक्वल्स टू, अगर मैं 7 रखता हूँ, क्योंकि 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और r की वैल्यू अगर मैंने 7 रखी तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें b की पावर 7 भी चाहिए, तो इस वजह से लेट r इक्वल्स टू 7। तो अब हम करेंगे हेंस पुट द वैल्यू, हम लिखेंगे 12c और r मैंने कितना रखा 7, और ये हो गया a 12 माइनस 7 और b 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 12c7 और a की पावर 5 और b की पावर कितनी रखी थी हमने, एक गड़बड़ कर दी मैंने, b जो है हमारा वो -2b है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम -2b की पावर 7, बट हमें तो b की पावर 7 चाहिए, तो ये 2 नंबर है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से, -1 2 और 7 सॉरी b, और ध्यान रहे तीनों के ऊपर पावर जो होगी वो 7 आ जाएगी। ओके, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा b का और a का हमें कोफिशिएंट चाहिए था, मिल गया, और वो कोफिशिएंट क्या है, एक ये और 2 ये कोफिशिएंट, ठीक है, तो हम लिखेंगे 12c7 और -1 की पावर 7 और 2 की पावर 7। अब इसको हम इस फॉर्मूले से यानी एनसीआर वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, क्योंकि -1 की पावर 7 होती है, सॉरी -1 की पावर 7 क्या -1 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 7 आ जाएगा 128। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल और अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को मैं सॉल्व कर लेता हूँ 5 4 3 2 1 से, और ये आ गया -1 और ये आ गया 128, 7 से 7 कैंसिल, और ये आ गया 4 3 12 कैंसिल, 5 2 10 कैंसिल, तो ये आ गया 11 9 8 -1 मल्टीप्लाई 128। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -10 13 76, ठीक है। तो ये हमने हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया, और जाते जाते आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना, और हमारे इस ज्ञानती एजुकेशन में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी कैसा भी डाउट है तो भी मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।